हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। रोहन प्यार भरी नजरों से अनन्या को देख रहा था। अनन्या ने खुद को संभाल लिया था क्योंकि रोहन के इस तरह से घुमाने के कारण उसे चक्कर आने लगे थे। जब उसने खुद को ठीक से संभाला, उसने रोहन की तरफ देखा जो प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, तुम खुश तो हो ना रोहन। रोहन ने अनन्या के माथे को चूमते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये दिन हमारी जिंदगी में इतनी जल्दी आएगा। वैसे जब ये बात माँ दादाजी को पता चली तो उनका रिएक्शन क्या था, क्योंकि अभी तक तो हमारी शादी नहीं हुई। भले ही घर में सब जानते हैं कि हम लिव इन में रहते हैं, फिर भी। रोहन की बात सुनकर अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बारे में मुझे तो नहीं पता क्योंकि जब डॉक्टर मुझे चेक करके गई तब मैं बेहोश थी, पर जब मुझे होश आया तब माँ और बाकी सब काफी खुश लग रहे थे और मेरे अगल बगल सभी लोग मौजूद थे। मुझे सबके चेहरे के देखकर तो नहीं लगा कि कोई भी हमसे गुस्सा है। वैसे भी हमारी सगाई तो हो ही गई है ना, और वैसे भी हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। हम किसी शादी मोहताज नहीं हैं। अनन्या की बात सुनकर रोहन ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच अनन्या। तुम सोच नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रहा है ये सोच सोच कर ही कि जल्दी ही हमारे प्यार की निशानी दुनिया में आ जाएगी। मुझे एक अलग सी खुशी मिल रही है, मेरे पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे हैं। रोहन की बात सुनकर अनन्या ने हंसते हुए कहा, मेरे पेट में भी। दोनों ने एक दूसरे को सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को महसूस करने लगे। तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। रोहन ने अनन्या को खुद से अलग किया और कहा, तुम नीचे मत उतारना, तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। रोहन उठकर दरवाजा खोलने के लिए गया तो दरवाजे के बाहर आयशा जी खड़ी थी। रोहन आयशा जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या काम था माँ। रोहन के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अनन्या काफी खुश थी। वही उसकी मुस्कुराहट देखकर आयशा जी ने कहा, तो मैंने कहा था ना तुझसे कि गुड न्यूज मिलने के बाद तू खुद कहेगा कि इतना छोटा सेलिब्रेशन क्यों। रोहन आयशा जी को गले लगाते हुए कहा, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। आप सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ, और मैंने तो कहा था कि आपको जल्दी ही दादी बना दूंगा, और देखो मैंने अपना वादा पूरा भी कर दिया। आपका बेटा तो काफी फास्ट है माँ। रोहन ने शरारती मुस्कुराहट के साथ आयशा जी की तरफ देखते हुए कहा। आयशा जी ने उसके पीठ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशर्म लड़के, शर्म नहीं आती माँ के सामने ऐसी बातें करते हुए। रोहन ने हंसते हुए कहा, शर्मा कर क्या करूँगा, जो होना था वह तो हो ही चुका है, और रिजल्ट अब आप सबके सामने भी हैं, फिर भी आप मुझसे ये सब कह रही हैं। रोहन ने बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर अनन्या का चेहरा लाल हो गया था। वही आयशा जी को हंसी आ रही थी। उनके सारे बच्चे ऐसे ही हो गए थे। उन्होंने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, दादाजी को तुम दोनों से कोई बात करनी है। उन्होंने तुम्हें 15 मिनट में नीचे आने के लिए कहा है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यही बताने के लिए आई थी। इतना कहकर आयशा जी ने अनन्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। कुछ देर बाद लिविंग रूम में सभी लोग मौजूद थे। घर के छोटू से लेकर बड़ों तक सभी लोग मौजूद थे। इस वक्त जनार्दन जी उन सब में बड़े थे। जनार्दन जी के बगल में विशाखा की खड़ी थी। जनार्दन जी और विशाखा जी के सामने रोहन और अनन्या थे। अनन्या सोफे पर बैठी हुई थी और रोहन उसके बगल में खड़ा हुआ था। जनार्दन जी के बगल में आहिल और अरमान खा जाने वाली नजरों से रोहन को घूर रहे थे। उन दोनों की घूरती नजरें देखकर रोहन बार बार अपनी नजरें उनसे चुरा रहा था। तभी शांत माहौल को चीरते हुए जनार्दन जी की आवाज वहां पर गूंजी। रोहन, उन्होंने इतना कहा भी था कि बेचारे रोहन की हालत खराब होने लगी। उसे लग रहा था कि अब उसे अपने किए गए कारनामे के लिए काफी लेक्चर सुनने को मिलेगा, और वह इसके लिए रेडी भी था, पर उसे कोई पछतावा नहीं था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी, वह बाप बनने वाला था। इसलिए रोहन पहले से ही सारी डांट सुनने के लिए तैयार
हो चुका था। तभी जनार्दन जी ने कहा, रोहन, जैसा कि अब हम सब जानते हैं अनन्या प्रेग्नेंट है, तो हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे परिवार के बच्चे को फ्यूचर में कोई यह कहे कि उसके पैदा होने के बाद उसके माँ बाप की शादी हुई थी। जनार्दन जी की बात सुनकर रोहन, जिसका सर झुका हुआ था, उसने सर उठाकर जनार्दन जी की तरफ देखा। जनार्दन जी के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सीरियस लग रहे थे। उनकी बात सुनकर रोहन ने अपना सर हिलाया। अनन्या चुपचाप जनार्दन जी की सारी बातें सुन रही थी। जनार्दन जी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, हम जानते हैं कि अब अनन्या प्रेग्नेंट है, तो हमें उनका ज्यादा ध्यान रखना होगा, पर फिर भी हम आपकी शादी आज ही कराना चाहते हैं। आज शादी का सुनकर रोहन और अनन्या हैरानी से जनार्दन जी की तरफ देखने लगे। तभी रोहन ने परेशानी भरी आवाज में कहा, पर दादाजी आज? और इतनी जल्दी कैसे? रोहन की बात पर दादाजी ने कहा, हम आप लोगों की कोर्ट मैरिज कराएंगे, उसके बाद मंदिर में आप लोगों की शादी करा देंगे। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब हम दुनिया के सामने आप लोगों की ग्रैंड वेडिंग करेंगे, और यह हमारा फाइनल फैसला है। इसके लिए हम आप लोगों की कोई बात नहीं सुनने वाले। आप लोगों को आज ही शादी करनी होगी, क्योंकि अनन्या अभी 1 मंथ प्रेग्नेंट है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जैसे जैसे अनन्या की प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते जाएंगे उन्हें प्रॉब्लम होती जाएगी, इसलिए शादी तो आज ही होगी। जनार्दन जी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। अरमान और आहिल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि रोहन और अनन्या के यहाँ आने से पहले जनार्दन जी ने बाकी सबसे यह बात पहले ही कह दी थी। अब ये बात उन दोनों को ही कहानी बाकी रह गई थी। अनन्या ने रोहन की तरफ देखा। रोहन ने अनन्या से आंखों ही आंखों में पूछा। अनन्या ने अपनी पलकें झपका दी। रोहन ने दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दादाजी, जैसा आप कहें, हम जल्दी से कोर्ट मैरिज के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अभी देर नहीं हुई। रोहन की बात सुनकर दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वकील घर पर आ रहे हैं, तुम दोनों को बस सिग्नेचर करने हैं। जनार्दन जी ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे की बेल बजी। एक नौकर ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर उनके वकील बंसल जी खड़े थे। बंसल जी को देखकर नौकर ने उन्हें अंदर आने को कहा। बंसल जी ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, मैं आ गया। बंसल जी की आवाज सुनकर जनार्दन जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमने जो कहा था वह आपने कर दिया ना? बंसल जी ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद बंसल जी ने एक मैरिज सर्टिफिकेट अनन्या और रोहन के सामने रखते हुए कहा, आप दोनों इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। आपकी एक फोटो लेकर मैं आपकी शादी रजिस्टर करा दूंगा। अनन्या और रोहन ने मुस्कुराते हुए वहां पर साइन किए और मिस्टर बंसल ने उन दोनों की एक तस्वीर ली और वहां से चले गए। उनके जाते ही दादाजी ने कहा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब बस हमें सिंपल तरीके से तुम्हारी शादी करनी है। उन्होंने इतना कहा ही था कि सुकून, जो कि चुपचाप बैठी हुई थी, उसने मुंह फूलते हुए कहा, और रोहन भैया, आप बहुत बुरे हो। आपने सगाई भी 1 दिन पहले ही बताए और शादी तो उससे भी जल्दी बिना बताए ही कर ली। हमारे तो सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। सुकून ने छोटे बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहा। सब लोगों ने सुकून की तरफ देखा, जो छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह काउच पर बैठकर चॉकलेट खाते हुए मुंह बनाकर यह सब कह रही थी। उसकी क्यूट सी हरकत और उदास का चेहरा देखकर सब लोगों को हंसी भी आ रही थी और उसके लिए दुख भी हो रहा था। सब जानते थे सुकून ने अपने सभी भाइयों की शादी के लिए अलग अलग प्लान्स बनाकर रखी है, पर अब जब सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी तो वह सब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी प्रिंसेस, तुम क्यों चिंता कर रही हो? एक बार तुम्हारा भतीजा या भतीजी दुनिया में आ जाए, उसके बाद हम सब मिलकर शादी करेंगे ना? मेरी शादी भी ग्रैंड तरीके से, तब तो तुम्हारे पास खेलने के लिए तुम्हारा भतीजा या भतीजी भी होगा। तुम चाहती हो उन्हें कोई प्रॉब्लम हो? सुकून, जो कि चॉकलेट खा रही थी, अचानक से उसने और रोहन की बात का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, वह तो क्यूट होगा, प्यार होगा, मैं और वह दोनों हम आप सबको बहुत परेशान करेंगे। मैं तो चाहती हूँ वह जल्दी से दुनिया में आ जाए, ताकि वह अपनी प्यारी सी बुआ के साथ खेल सके।
सुकून की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद वह सब लोग शिवजी के मंदिर के बाहर खड़े थे। मंदिर में कोई आम आदमी मौजूद नहीं थे, क्योंकि जनार्दन जी ने पहले ही मंदिर में इन्फॉर्म कर दिया था, और कपूर फैमिली के लिए तो मंदिर वालों ने मंदिर को जल्दी ही खाली कर दिया गया था। इस वक्त पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे और सभी लोग मौजूद थे। अनन्या और रोहन दोनों बैठे हुए थे। आखिर में सभी रीति रिवाज के साथ सिंपल तरीके से रोहन और अनन्या की मंदिर में भी शादी हो गई। अब बस रोहन अनन्या की मांग में सिंदूर भर रहा था। अनन्या ने खुशी के साथ अपनी आंखें बंद की हुई थी। आज के दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब उसके पेट में उसके प्यार की निशानी थी, और जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अब वह उसका पति बन चुका था। रोहन भी काफी खुश था। दोपहर में हुए इंसिडेंट को वह पूरी तरह से भूल गया था। आखिर में शादी होने के बाद सभी लोग फिर से घर के लिए निकल गए। आयशा जी पहले ही घर के लिए चली गई थी, क्योंकि उन्हें अनन्या का गृह प्रवेश कराना था। अनन्या और रोहन जैसे ही घर पहुंचे, आयशा जी ने दरवाजे पर ही दोनों को रोककर दोनों का गृह प्रवेश कराया। अनन्या की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्होंने बाकी रस्में नहीं कराई, और रोहन अनन्या को लेकर कमरे में आराम करने के लिए चला गया। सुकून, अरमान, आहिल, दिव्या चारों राठौर मेंशन के लिए चले गए थे। अर्ज भी अब कार्तिक के साथ ही रहती थी, जिस वजह से वह कपूर मेंशन में ही रुक गई थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों सिंगल बॉयज इस वक्त गाड़ी में कहीं जा रहे थे। तभी आदित्य, जो कि पिछली सीट पर बैठा हुआ था, उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, हमारा छोटा भाई तो अब बाप भी बनने वाला है, और हम सब लोग सिंगल के सिंगल ही रहे। हम तीनों को कुछ तो करना ही होगा ना। आदित्य है परेशानी भरी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर वंश ने कहा, तो क्या करें, उन चुड़ैलों को पटा ले, क्योंकि वह हमें किसी और के पास जाने देंगी नहीं, और उनके पास में जाने वाला नहीं। वंश की बात सुनकर अंश ने उसे घूरते हुए कहा। सच में, वंश ने हैरानी से कहा। मतलब? अंश ने कहा, मैंने सुना है कि 2 दिन पहले कोई वीरा मित्तल से मिला था। अंश के मुंह से ये सुनकर वंश ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं उससे अपनी मर्जी से मिला था? अंश ने कहा, मुझे पता है कि उसने ही मजबूर किया होगा, पर फिर भी तुम उससे मिलने गए थे, तो अब बताने का कष्ट करोगे कि क्यों गए थे? वंश ने गुस्से से कहा। उस चुड़ैल ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। 2 दिन पहले उसने मुझे किसी लड़की के साथ देख लिया था, वह मेरी सेक्रेटरी थी। उसने कहा, मैंने किसी और लड़की को पटा लिया है, और उस पागल लड़की ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया कि वह कौन थी और उससे मिलने नहीं गया, तो वह मीडिया में जाकर यह अनाउंस कर देगी कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से मुझे उस पागल लड़की से मिलने के लिए जाना पड़ा। वंश की बात सुनकर आदित्य ने कहा, भाई, हमारी जिंदगी में ये गुंडिया कहाँ से आ गई? हम तो इतने मासूम भोले भाले बच्चे हैं, और ये तीनों डायन बहनें, हम तीनों मासूम भाई के पीछे पड़ गए। हम क्या करें अब? आदित्य ने मासूमियत से कहा। आदित्य की बात सुनकर अंश ने कहा, सच में यार, लगा था कि कोई अच्छी लड़की मिलेगी, पर ये तीनों बहनें हमेशा हम पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे हमारी इज्जत लूट लेंगे। पिछले 2 सालों से कितना तंग कर चुकी है। अंश की बात पर वंश ने कहा, तुम दोनों की तो फिर भी ठीक है, पर मेरी वाली, उसने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। वंश की बात सुनकर आदित्य ने कहा, सच में तेरी वाली तो सबसे ज्यादा डेंजर है। मुझे तो लगता है ये तीनों बहनें मिलकर प्लानिंग करती होगी कि हम मासूम बच्चों को किस तरह से परेशान करना है। उसने इतना कहा ही था कि तीनों का मोबाइल एक साथ बजा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस वक्त गाड़ी वंश चल रहा था। आदित्य और अंश ने एक साथ अपना मोबाइल देखा, तो आदित्य के मोबाइल पर रिद्धि और अंश के मोबाइल पर सिद्धि नाम फ्लैश हो रहा था। वही उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वंश समझ गया कि जरूर यह किसका फोन होगा। उसने एक नज़र अपने मोबाइल की तरफ देखा, जहां पर चुड़ैल लिखा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये कितने साल जीने वाली है। जब भी इसका नाम लेता हूँ, ये फोन करती है या फिर खुद प्रकट हो जाती है। वंश ने ब्लूटूथ से फोन उठाया, क्योंकि वह जानता था अगर उसने फोन नहीं उठाया तो वीरा किसी और नंबर से उसे फोन करके तंग करेगी।
तीनों ने जैसे ही फोन उठाया तीनों को सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, जल्दी से जल्दी सनशाइन कैफे आ जाओ। इतना कहकर तीनों का फोन कट गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कहा, तुम्हें भी काफी बुलाया है कि उन्होंने अपना सर हिलाया और फिर एक जगह पर गाड़ी रखकर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए। आदित्य ने कहा, अगर गए तो ये तीनों चुड़ैल हमारा रेप करने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं गए तो ये तीनों डायन हमारे घर पर भी आ सकती हैं। अब तुम दोनों बताओ करना क्या है। आदित्य की बात सुनकर वंश ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो बहुत तंग कर लिया इन लोगों ने हमें, आज हम इन्हें तंग करते हैं। वंश की बात सुनकर अंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम सिर्फ सोच सकते हैं पर कर नहीं सकते, क्योंकि वह तीनों इस तरह की हरकतें करेंगे कि हम अपनी सारी प्लानिंग अपने आप भूल जाएंगे। तुम्हें तो पता ही होगा ना उन तीनों की हरकतें। वंश ने दोनों की तरफ देखकर उनके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई दिमाग तो तेरे पास भी है। वंश ने आदित्य को घूरते हुए कहा, दिमाग मेरे पास पहले से ही था, वह तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी तरह मेरा भी सर खाली है। उन दोनों की बात सुनकर अंश ने कहा, अब बकवास बंद करना बंद करो और चलो जल्दी। कुछ ही देर में तीनों सनशाइन कैफे के बाहर आकर रुक गए। वंश ने आदित्य और अंश की तरफ देखते हुए कहा, मैं जैसा समझाया है वैसा ही करना, दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर आदित्य ने हंसते हुए कहा, हम दोनों का काम तो बन जाएगा, पर तेरा क्या, क्योंकि तेरी वाली तो हमारी वालियों से भी आगे हैं, तो क्या वह हैंडल हो पाएगी तुझे। वंश ने एटीट्यूड से कहा, उसे तो आज मैं सबक सिखा ही दूंगा। इतना कहकर तीनों जल्दी से कैफे के अंदर आ गए। उन्हें दरवाजे पर ही तीनों बहनें दिखाई दी। आज तीनों काफी खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए तीनों अपनी अपनी वाली को देखकर उन पर ही अपनी नजरें टिका कर रह गए। अगले ही पल जब तीनों को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी नजरें हैं कि वीरा ने मुस्कुराते हुए वंश का हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर एक टेबल पर बैठ दिया। तीनों ने अपने अपने बालों को पकड़ा और कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई। वंश ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वंश की बात सुनकर वीरा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, बोलो ना हैंडसम, मैं तो तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही आई हूँ, तुम तो मुझे बुलाते नहीं, इसलिए मैंने खुद तुम्हें बुला लिया। वंश ने कहा, देखो वीरा, मैं तुमसे ये कहना तो नहीं चाहता था, पर आज कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कोई और है और उसके साथ में काफी खुश हूँ और आगे भी बढ़ चुका हूँ और हमारे बीच में वह सब कुछ हो चुका है जो कि शादी के बाद होता है। वंश ने इतना कहा ही था कि अचानक से उसे अपने होठों पर वीरा के होठों का एहसास महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखा तो वीरा उसे गुस्से से किस कर रही थी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।